चलिए बच्चों, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब हम लोग करने वाले हैं क्या, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो फास्ट क्विक रीजन करते हैं अपन। डाइपोल मोमेंट बेटा क्या होता है? डाइपोल मोमेंट ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है उसको क्या करता है बेटा? हाँ, मेजर करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? मेजर्स पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है ना उसको क्या करता है बेटा? मेजर करता है। जब दो अपोजिट चार्ज शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे गए होते हैं बेटा, जैसे अगर आप ले लो प्लस एंड माइनस, जैसे कोई बॉन्ड है ए बी है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है ना, तो बी क्या करेगा बेटा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और ए क्या रखेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब दो अपोजिट चार्ज, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस में रखे गए हैं, मतलब बॉन्ड बनाया हुआ है बेटा, तो बॉन्ड बनाया हुआ है तो डिस्टेंस तो कम ही होगा। तो जब शॉर्ट डिस्टेंस में रखे गए हैं, जब दो अपोजिट चार्ज, तो इस सिस्टम को हम लोग डाइपोलर सिस्टम कहते हैं या डाइपोल कहते हैं। समझ पा रहे हो क्या बेटा? ठीक है ना। और यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है जिसका एक डायरेक्शन होता है, और वो होता है लेस EN टू मोर EN या +2 - समझ में आ रहा है क्या बेटा? और तो इसी को हम लोग कहते हैं, आज बेटा इसी को कहते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। बात समझा पा रहा हूं क्या? और यस और नो, तो डाइपोल मोमेंट को जो है ना म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? म्यू से, ठीक है ना। और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है बेटा? डायरेक्शन होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा D से। तो ये है आपका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू Q इनटू D। समझ पा रहे हो क्या? इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट जो होता है बेटा वो होता है डिबाई। वो क्या होता है? डिबाई। चलिए, क्या वो मैग्नेटिक मोमेंट का होता है, बोर्स मैग्नेट्रॉन, ठीक है ना। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा? हम पढ़ रहे हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को मेजर करता है कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है ना। और अगर दो स्पीसीज पोलर है तो कौन ज्यादा पोलर है, कौन कम पोलर है बेटा। तो आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना नीट में, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछता, बस वो पूछता है कि अगर पोलर है तो वो किससे ज्यादा पोलर है, मतलब, ठीक है ना। पोलर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो, ठीक है, लाइक इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो बेटा सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, इसके बारे में बात करते हैं बेटा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक क्या बेटा? मॉलिक्यूल, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है होमोडाइएटॉमिक, जब दोनों एटम सेम हो, और या क्या बेटा? हेट्रोडाइएटॉमिक। तो ये एक क्या हो सकता है? होमोडाइएटॉमिक, और एक क्या हो सकता है बेटा? हेट्रोडाइएटॉमिक। तो सुनो बेटा, अगर होमोडाइएटॉमिक है मतलब यहाँ पर आपको स्पीसीज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? ए टाइप। अगर एक एटम ए है तो दूसरा भी क्या होगा बेटा? यही होगा। नाम से पता चल रहा है होमो, कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल में क्या हो बेटा? एटम जो है, मतलब इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम क्या हो? सेम हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं बेटा, जैसे H2 हो गया, यस और नो, या क्या हो गया बेटा? Cl2 हो गया, F2 हो गया, Br, हेलोजन ले लो पूरा, H2 ले लो, ठीक है ना, या ले लो बेटा N2 हो गया, या ले लो O2 हो गया। ये सब के सब क्या है? होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यस और नो। तो चलिए, जैसे अगर होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे लेते हैं बेटा, इसमें अगर हम आपसे डाइपोल मोमेंट पूछें तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है ना बेटा वो 0 होता है, ये नॉन पोलर होता है। कैसे? चलिए कोई एक यहां से उठा लेते हैं, जैसे मैं H को लेता हूं, हाइड्रोजन को लेता हूं। तो जैसे हाइड्रोजन है बेटा HH, तो आप यहां पर देख रहे हैं मैं डाइपोल मोमेंट निकालने वाला हूं। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा? चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। क्यों?
क्योंकि दोनों ही सेम एटम है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब यहाँ पर बेटा चार, मतलब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इसकी EN और इसकी EN अगर सेम है तो डेल EN तो रहा नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहा नहीं, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहा नहीं तो यहाँ पर चार्ज भी रहा नहीं, चार्ज जीरो। ध्यान रखना बेटा, जब भी हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे ना, तो चार्ज कब ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। चार्ज कब कम होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा। अब समझिए ना, ऐसे जैसे ये A और B है, अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जैसे ये समझ लो कि ये जैसे है, ये बेटा ये 3.5 है, ठीक है ना, और ये क्या बेटा 0.5 है, समझ लो। ये ऐसी स्पीशीज है जिसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी 0.5 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जब डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उस पर उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर उतना ही ज्यादा क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन उतना खींचा चला जाएगा। यस और नो। अगर समझ लो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, इसमें 2.5 है, इसमें 2 है, तो 2.5 है 2 है, मतलब यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। तो कम है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो कम खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा। बात समझा पा रहा हूँ क्या? तो वैसे ही यहाँ पर अगर देखें तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बेटा डेल्टा EN, ये क्या है, जीरो। जब डेल्टा EN जीरो है इसका मतलब क्या बेटा, चार्ज भी जीरो है। और जब चार्ज जीरो है तो बेटा 0 इंटू डी, क्या डी डिस्टेंस कैसे देखते हैं बेटा, इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस उनके बीच का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वही डी है। समझ में आ रहा है क्या? तो 0 इंटू डी करोगे आंसर क्या आएगा, 0। तो जितने भी होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, H2, X2, O2, N2, F2 जो भी है वो सब के सब क्या मिलेंगे आपको, नॉन पोलर। तो यहाँ पर बेटा ये 0 इंटू डी इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो स्पीसीज होंगे ये क्या होगा, ये होगा नॉन पोलर। समझ में आ रहा है क्या? तो प्लीज ध्यान रखेंगे। तो होमो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो जो होगा वो नॉन पोलर होगा। अब बात करते हैं बेटा हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल। इतना नोट कर लिया, ठीक है ना? तो चलिए तो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं बेटा। तो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल में यहाँ पर हम क्या लेंगे, जैसे इसमें लेंगे एग्जांपल बेटा AB टाइप मॉलिक्यूल, डिफरेंट होने चाहिए। अरे हाँ ना बोलो। तो AB टाइप मॉलिक्यूल मतलब क्या बेटा, जैसे HX ले लो। अरे यस और नो, HX बेटा मतलब HF, HCl, HBr, HI, लाइक इस तरीके के डिफरेंट टाइप के जो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो HX में जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं बात कर लेता हूँ HF की, मैं बात करता हूँ किसकी, HF की। अरे हाँ ना बोलो। तो HF की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है भैया, 4। हाइड्रोजन कितनी होती है बेटा, 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। अरे यस और नो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें आएगा बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बस इतनी सी बात है कि भैया इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है ना, यहाँ पर डेल्टा EN जो है बेटा ये 0 नहीं है, डेल EN 0 नहीं है। जब डेल्टा EN 0 नहीं है इसका मतलब है कि चार्ज भी 0 नहीं है, और जब चार्ज 0 नहीं है इसका मतलब बेटा Q इंटू डी का कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा ही आएगा। कहने का मतलब है कि ये जो है बेटा मतलब यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, ये मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पर जो म्यू जो है बेटा, म्यू जो है, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये मॉलिक्यूल जो होगी पोलर होंगे। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। सबसे पहले तो ये बात। तो होमो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, पोलर, सॉरी नॉन पोलर यार, होमो बोल रहा हूँ ना। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर। H2 जैसे भी H2, F2, Cl2, Br2, O2, N2 और भी जो आपको दिखाई देते हैं बेटा, ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन पोलर। लेकिन हेट्रो अगर आ गया डायटोमिक मॉलिक्यूल में, हेट्रो, ठीक है ना, HF, HCl, HBr, ICl, आयोडीन क्लोराइड ये हो गया, ठीक है ना, ClBr, क्लोरीन ब्रोमाइड हो गया। तो जितने भी हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे बेटा वो सब के सब क्या होंगे,
पोलर होंगे, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जरूर होगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो चार्ज जीरो नहीं है, चार्ज जीरो नहीं मतलब डायपोल मोमेंट तो जीरो नहीं होगा और वो होगा पोलर। चलिए, तो बेटा ये तो हो गया होमो और हेटेरो की बात। अब मैं आपसे जैसे अब आपसे मैं पूछता हूं कि जनरल बात कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। अगेन मैं, ठीक है ना, डिफरेंट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर दे दिया, अभी तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल दिया था, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे दिया, तो अब आपको क्या देखना है। सबसे पहले मैं आपको एक हिंट बताता हूं कि कैसे चेक करें कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, इसको अगर आप लोग यूज करते हो बेटा तो आप तुरंत आसानी से सॉल्व कर सकते हो बिना कुछ झंझट के या बिना कुछ कॉन्सेप्ट लगाए। तो मैं एक छोटी सी बात लिख रहा हूं जिसको आप लोग ध्यान रखना। कंडीशन फॉर नॉन पोलर, क्या बेटा, कंडीशन फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये किसके लिए होगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए होगा। किसके लिए होगा, पॉली। और बेटा डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या कंडीशन है, डायटॉमिक दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट एटम होना चाहिए बस, ठीक है ना। कंडीशन फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कंडीशन फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। और देखो, तो सबसे पहले कंडीशन ध्यान में रखना, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे PCl5, इस मॉलिक्यूल को देखकर मैं आपको बता रहा हूं। PCl5 में ध्यान रखना बेटा, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फास्फोरस के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 5। तो क्या इसमें कोई लोन पेयर है क्या, नहीं। जो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन है वो 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर चुका है। और यस और नो, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ बेटा, आपको ये ध्यान में रखना है कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इतना ज्यादा सोचना नहीं है आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि फास्फोरस कौन से ग्रुप का है। तो फास्फोरस कौन से ग्रुप का है बेटा, नाइट्रोजन ग्रुप का है, नाइट्रोजन फैमिली का है। और नाइट्रोजन फैमिली का है तो नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। नाइट्रोजन में तो पता है एटॉमिक नंबर 7, 2, 5, तो 5 क्या है बेटा, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब फास्फोरस में भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, क्योंकि एक ही ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अरे यस और नो, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी होंगे। तो यहाँ पर बेटा फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, नोट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5। और पांचों के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है ना। और ये बना लिया लाइक कुछ इस तरीके से, नॉर्मली मैंने बता दिया ये PCl5। तो देखो बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इन सबको देखकर मैं कुछ बातें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है कि फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो पहला कंडीशन नॉन पोलर के लिए क्या ध्यान रखना बेटा, कि देयर इज नो लोन पेयर इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना क्या बेटा, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो लोन पेयर ध्यान रखना बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि लोन पेयर इन सेंट्रल एटम, लोन पेयर इन सेंट्रल एटम, ठीक है ना बेटा, वो क्या होना चाहिए, 0, मतलब प्रेजेंट नहीं होना, एब्सेंट होना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो बेटा, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, लोन पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या देखना बेटा, दूसरा ये कि अब ये सेंट्रल एटम है, इसके चारों ओर 5 मॉलिक्यूल है। अब 5 रहे कि 2 रहे कि 3 रहे कि 4 रहे, ठीक है ना। इसके जो चारों ओर जो एटम्स हैं बेटा, इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के चारों ओर जो एटम्स है, ये सारे एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। समझ पा रहे हो क्या, तो जब सेम होगा बेटा तो सबके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। और यस और नो, तो जो साइड एटम जो है, साइड एटम है या साइड ग्रुप जो है, वो क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। आई बात समझ में। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 ये हो गया बेटा कि साइड समझते हो ना, सेंट्रल के अलावा जो बचा वो क्या है, साइड। तो यहां पर साइड एटम शुड बी सेम। बेटा आप ये 2 बातें अगर आप लोगों ने ध्यान रख लिया ना, तो कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर, आप यही ऐसे बता दोगे। जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देते जा रहा हूं, आप लोग मुझे बताना कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है, राइट। चलिए पढ़ूं आगे। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है,
नॉन पोलर है। कैसे कि सर यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, और स्ट्रक्चर आपको पता है बेटा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करता है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, लाइक ऐसा, और ये ऐसा। अरे हाँ ना बोलो। तो अब यहाँ पर देखिए कि सेंट्रल एटम क्या है, मतलब कार्बन है जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। अरे हाँ ना बोलो, तो बॉन्डिंग में यूज हो गया ना, कोई लोन पेयर नहीं है। और दूसरा क्या बेटा, साइड एटम क्या है, सेम है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पोलर होता। तो ये मॉलिक्यूल CO2 क्या है बेटा, नॉन पोलर। अच्छा, अब मैं अगर वैसे देखूं कि सर कॉन्सेप्चुअली मुझे बताओ, तो चलो एग्जांपल नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर देखो, ये बेटा अपन क्या देखते हैं, म्यू चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस है बेटा, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ये कार्बन क्या होगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव। अगेन ये नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव होगा, ये क्या होगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव। और यस और नो। तो अब आप देखो कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो है, इधर जितना है उतना एग्जैक्टली उतना ही यहाँ पर भी वही डिफरेंस है, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस सेम है। और सेकंड थिंग बेटा कि डाइपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन कैसे होता है, लेस EN टू मोर EN। तो बेटा यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम से देखते हैं, तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन है वो लेस, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अरे कितना होता है बेटा, यहाँ पर कितना 2.5 होता है, पर वो कौन सा कार्बन होता है, sp3 कार्बन होता है। sp3 कार्बन का 2.5, sp2 कार्बन का 2.75, और sp कार्बन का होता है 3.25। ध्यान में रखना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपको ये होना चाहिए कि sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितनी बेटा, 2.5, जो मैंने लिखा था वो sp3 की थी। sp2 कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है बेटा, 2.75, और sp कार्बन इधर लिख रहा हूं, sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.25। तो देखो यहाँ पर, तो ये 3.25 है, और ऑक्सीजन कितना होता है 3.5, तो 0.25 का डिफरेंस है। और यहाँ पर भी वही बेटा 3.25 और ये 3.5, अगेन 0.25, दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस क्या है बेटा, एग्जैक्टली सेम है। और डायरेक्शन क्या है बेटा, तो इसका डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो ये क्या बेटा, लेस EN टू, नीचे लिख लो लेस EN टू मोर EN, और यहाँ पर भी लेस EN टू मोर EN। तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। अगर बेटा यहाँ पर कोई एक फोर्स लगा रहे हो, एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर भी लग रहा है बेटा 10 न्यूटन का, जब दोनों एक्जैक्टली सेम होंगे तो दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट। और यहाँ पर जिस भी मैटर पे ये लग रहा था वो मैटर वही का वही रहेगा ना, इधर जाएगा ना इधर। अरे यस और नो। तो ये क्या किए बेटा, एक दूसरे को कैंसिल, मतलब चार्ज क्या हो गया, जीरो। और जब चार्ज जीरो हो गया तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। मैं समझा पाया क्या? तो इस तरीके से जो म्यू है ये क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। वैसे ही अगर मैं बात करूं बेटा अगला एग्जांपल, जैसे SF6 बेटा, SF6 क्या, तो SF6 में सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। बेटा सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो सल्फर का मुझे नहीं पता, हाँ, पर मुझे सल्फर के ऊपर वाले एलिमेंट का पता है। क्या आता है बेटा सल्फर के ऊपर वाले एलिमेंट, मुझे वो न्यूमोनिक्स जो आपने याद किया वो मुझे याद दिलाओ। हाँ, ओ स्टाइल से टीपो, तो ओ स्टाइल मतलब ऑक्सीजन देन सल्फर। अरे यस और नो। तो ऑक्सीजन में क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो सल्फर में भी कितने होंगे, 6। तो सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 4 5 6। और फ्लोरीन कितने हैं, अगेन 6। तो सबके सब बेटा इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। मुझे बताओ सल्फर में कोई लोन पेयर बचेगा क्या, नहीं, तो सल्फर में कोई लोन पेयर नहीं है। और साइड जो एटम है वो क्या है बेटा, सेम। जब साइड एटम सेम है मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। अगेन ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा, नॉन पोलर। चलो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से कि कैसे ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है बेटा। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा, हाइब्रिडेशन पढ़ोगे अभी फिर से, हालांकि आप लोग पहले भी पढ़ रखा है तो आपको याद होगा कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके अराउंड कितने सिग्मा है बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्मा। इसका मतलब कि हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, 1 S 3 P 2 D sp3 D2। हाँ, तो sp3d2 हो जाएगा। तो इसका जो ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री क्या होती है, एक स्क्वायर प्लेनर ऐसा होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रल एटम, ठीक है ना, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, यस और नो। और एक जो है ऊपर और एक जो है नीचे, अरे यस और नो। अब आप ना ध्यान से इसको देखो, सेंट्रल एटम क्या है बेटा, सल्फर है, ये क्या है, सल्फर है। और सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, फ्लोरीन। तो आप देख पा रहे हैं सबके सब फ्लोरीन है, तो इनके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सब में सेम होगा।
सब में सेम होगा। और अब यहाँ पर बेटा ये इधर जो लगाएगा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है ना। ये इधर जो डायरेक्शन लगा रहा होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जो डायरेक्शन लगा रहा होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब सब एक दूसरे को क्या कर जा रहे हैं, कैंसिल आउट। ठीक, अरे यस और नो, तो ओवरऑल चार्ज क्या निकल गया, जीरो। और जब चार्ज जीरो मतलब अगेन डायपोल मोमेंट जीरो। बातें सबको समझ में आ रही है क्या? अगेन कोई एग्जांपल देखते हैं, साथ साथ लिखते चलना बेटा ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं एक बार PCl5 को भी जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा था पर हमने चेक नहीं किया था। PCl5 देख लेते हैं। PCl5 फास्फोरस क्या बेटा, नो लोन, कोई लोन पेयर नहीं है और साइड में क्या है, सेम है, तो अगेन ये क्या होगा, नॉन पोलर। चेक करते हैं कैसे बेटा, मुझे बताओ। इसका शेप निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में फास्फोरस का अराउंड कितने सिग्मा है, 5 सिग्मा। 5 क्लोरीन 5 सिग्मा मतलब sp3d 5। बेटा आपको कैसे काउंट करना है हाइब्रिडाइजेशन में, देखो आप देखो, ये ऐसा हो गया, ये S, ये हो गया P और ये हो गया D। S में कितने ऑर्बिटल, 1, P में कितने ऑर्बिटल, 3, D में कितने, 5। तो ये sp_d मैंने पहले ऐसे लिख लिया। अरे यस और नो, ये है S, ये है P, ये है D। अब आपको क्या करना है बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन में ना आपको क्या करते हैं, सेंट्रल, बेटा ध्यान रखना कभी भी हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालते हैं ना तो हम लोग उसमें जो प्रेजेंट एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, पूरे मॉलिक्यूल का नहीं निकालते हैं। उस मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होता है ना सेंट्रल एटम, ठीक है ना, उसी का क्या निकालते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना होता है कि इसके कितने मॉलिक्यूल जो, कितने ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स हो रहे हैं और इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो हम कैसे पता लगाएंगे कि उस सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने लोन पेयर हैं या कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो आप लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट कर लोगे तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता लगा लोगे कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसके हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यस और नो। तो यहाँ पर जैसे मैंने PCl5 लिया तो PCl5 में बेटा फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं है, आई एम सॉरी 6 हो गया क्या, फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब लोन पेयर 0 और सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा 5, तो 0 + 5 टोटल कितने हो गए बेटा 5। कहने का मतलब है कि फास्फोरस के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, 5। और वो 5 कौन से हैं, तो आप यहां से स्टार्ट कर करो, लाइक ऐसा, ठीक है ना। तो देखो कौन से होंगे बेटा, तो एक S हो गया, ठीक है ना, 2 3, ये 3, तो टोटल हो गए 4। तो क्या हो गया, एक S 3 P sp3 4 हो गए, एक और लेना है बेटा ये 5, तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक sp3d। तो फास्फोरस का जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp3d। जैसे SF सल्फर SF6 था, तो SF6 में सल्फर का अगर आपको देखना हाइब्रिडेशन तो बेटा उसके सल्फर में कोई लोन पेयर नहीं, लोन पेयर 0, ठीक है ना। और फ्लोरीन कितने हैं 6, तो 6 फ्लोरीन मतलब 6 सिग्मा, तो 6 0 + 6 कितने हो गए 6 ही होंगे। तो 6 बेटा कहां से लोगे, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 है मतलब एक S 3 P 2 D, तो sp3d2। अरे यस और नो। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो। चलिए तो मैं वापस आता हूं बेटा, तो हम लोग बात करें PCl5। तो PCl5 का जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है, sp3d। अच्छा sp3d का बेटा ज्योमेट्री क्या होता है, उसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, ज्योमेट्री क्या होता है बेटा, क्या टेट्रागोनल नहीं बेटा, ट्रायगोनल। मतलब इसमें क्या होंगे कि फास्फोरस के 3 क्लोरीन जो हैं, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, ये 120 डिग्री पे रहेंगे। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है ना। अब इसको एक लाइन से पहले तो मिला दो, लाइक ऐसा, अरे हाँ ना बोलो बेटा 1। और अब एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे, एक ऐसा, ये इसकी होती है ज्योमेट्री किसकी, sp3d की। तो अब आप देखो बेटा ये फास्फोरस में, पहले इनकी बात करते हैं, चलो एक काम करते हैं ऊपर और नीचे की बात करते हैं। ये 180 डिग्री पे है, तो 180 डिग्री पे है तो यहाँ पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा बेटा, लेस EN टू मोर EN, अरे हाँ ना बोलो। और यहाँ पर एक नीचे लग रहा होगा, तो एक ऊपर और एक नीचे है और बिल्कुल इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम है, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, अरे कर जाएंगे बेटा, तो ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कैंसिल। अब देखो ये क्या बाकी ये जो 3 है बेटा कैंसिल कर देते, मैं मिटा दूंगा एक बार, चलो रहने दो। तो अब मुझे बताओ बाकी जो 3 है क्या ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पा रहे हैं क्या,
यस कर पा रहे हैं। कैसे? आप देखो बेटा, आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है 11th में, 11th वेक्टर पढ़ा हुआ है, और वैसे आप लोग का यूज आप लोग का आता ही है। अगर दो फोर्स, जैसे फास्फोरस एक मैटर है, फास्फोरस बेटा एक कोई मैटर है, समझ पा रहे हो क्या? इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, और वो दोनों फोर्स जो है बेटा, वो जैसे ये समझ लो, ये भी 10 न्यूटन का है और ये भी क्या है बेटा, 10 न्यूटन का है। तो आपसे पूछा है कि इसका नेट रिजल्टेंट बताओ, और उसका नेट रिजल्टेंट कितना होगा बताओ, और साथ में उसका डायरेक्शन क्या होगा वो बताओ। तो बेटा एकदम बहुत सिंपल है। अगर दो फोर्स किसी पर्टिकुलर मैटर पे 120 डिग्री पे लग रहे होते हैं, तो उनका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल बीच में होगा। उसका जो नेट रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बेटा इधर और इधर है, तो ये बिल्कुल इसके बीच में होगा, और किसी एक के बराबर होगा, मतलब एग्जैक्टली ये भी 10 न्यूटन होगा। अगर ये 120 डिग्री पे है, अगर क्या है बेटा 120 डिग्री पे है, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट है वो इन दोनों फोर्स में से किसी एक के बराबर होगा और बिल्कुल बीच में होगा। आप लोग वो निकाल दो ना, a² + b² + 2ab cos थीटा, और यस और नो, आप उनसे निकाल के देखोगे आपको वही मिलेगा। बात समझा पा रहे हो क्या? तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो क्लोरीन है बेटा, यहाँ पर इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर। बेटा डायरेक्शन जो है, जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ये है बेटा, ये जो दोनों जो फोर्स का जो डायरेक्शन है, इसके बीच में एंगल कितने का है, 120 डिग्री का है। तो 120 डिग्री का है, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा बेटा, और बीच में आएगा किसी एक के बराबर होगा। और यस और नो, मतलब दोनों क्लोरीन को हटाकर आप ओनली एक क्लोरीन रख सकते हो इधर, ठीक है ना। तो इस पे जितना फोर्स लग रहा है बेटा, इधर भी तो उतना ही फोर्स लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो क्या एक दूसरे को ये भी कैंसिल कर जाएंगे, और जब ये भी कैंसिल कर जाएंगे, ओवरऑल सबके सब एक दूसरे को क्या कर गए, कैंसिल कर गए। अगेन यहाँ पर जो चार्ज क्या हो गया, जीरो। जब चार्ज जीरो हो गया तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? तो इस तरीके से जो PCl5 है ना, ये PCl5 भी क्या है बेटा, नॉन पोलर है। तो आप मर्जी चाहे जो भी आप देखो, अगर आपने दो चीजें नॉन पोलर के लिए अगर ध्यान रख ली, क्या नॉन पोलर के लिए क्या बेटा, पहला कंडीशन क्या, नॉन पोलर के लिए कंडीशन क्या बेटा, कि साइड एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या, सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं हो। अगर ये दो कंडीशन अगर आपको पता है, तो इसका मतलब है कि आप कौन पोलर और कौन नॉन पोलर ये पता लगा सकते हो। हालांकि बेटा इसके दो एक्सेप्शन है जिसको आपको पता होना चाहिए। दो एक्सेप्शन है, ये दो ऐसे एक्सेप्शन है जिसमें मतलब ये वाला जो हिंट है या जो ट्रिक है वो अप्लाई नहीं होता। तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद, ठीक है ना। अभी कुछ और, ब्रेक का मतलब ब्रेक नहीं ले रहे हैं यार, ठीक है ना, आगे बताऊंगा, ठीक है क्या। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है क्या, इतनी बातें। चलिए, तो अब बेटा बातें नहीं ना, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लेते जा रहा हूँ जिसमें आप लोग को डाइपोल मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किसमें जीरो डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, तो जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या, नॉन पोलर, मतलब डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। ये आपसे पूछेगा कि बेटा कि इसमें मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसमें है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ या डिक्रीजिंग। ऐसी क्वेश्चन आप लोग जब करोगे या कर रहे होगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि डाइपोल मोमेंट में मेनली कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हेटेरोडाइटॉमिक मॉलिक्यूल, मैं वो वाले ले लेता हूं। जैसे ये है बेटा HF, HCl, HBr और HI। इसमें आपको क्या करना है बेटा कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैं पहले लिख देता हूं बेटा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। चलिए, इंक्रीजिंग बता रहे हो सबसे पहले कौन, HCl, और HF कहां जाएगा। तो चलो, तो ऐसे रटा हुआ खतरनाक हो सकता है। सुनो मेरी बात बेटा, सबसे ज्यादा होगा HF। यार आप देखो ना, अभी तो इंक्रीजिंग में तुमने HCl पहले बोला ना, ठीक है। अभी सुनो बेटा, अभी ध्यान से सुनो यार, क्या होता है म्यू, चार्ज इनटू डिस्टेंस। बेटा मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूं, आप डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दोगे ना, अकेले चार्ज देखोगे ना, तो जो अकेले चार्ज का आंसर आएगा वही चार्ज इनटू डिस्टेंस का आंसर आता है। 99% केस में, 1% केस में नहीं आता, और वो कौन किस में नहीं आता तो उसमें हम अप्लाई भी करेंगे। समझ में आ रहा है क्या। तो सुनो, तो आप क्यों जबरदस्ती डिस्टेंस को इंक्लूड कर रहे हो, जब
अकेले चार्ज से काम हो जाता, अगर कोई एक बंदे से वो काम हो जा रहा है तो जबरदस्ती वहां उस काम के लिए 2 बंदे भेजने की जरूरत है क्या? नहीं। तो वही कहानी यहाँ पे है कि अकेले चार्ज से भी काम हो जाता है। तो डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर क्या है बेटा? चार्ज। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि चार्ज जो है वो क्या है बेटा? डिसाइडिंग फैक्टर। तो चलो अभी सुनो मेरी बात। क्या? हाँ, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बेटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कितनी होती है? अब बताओ कितना? 2.1। अभी तो पढ़ा लास्ट क्लास में। ये बेटा ये 2.1, सबके सब 2.1 होंगे। ये भी 2.1, ये भी 2.1, ये भी 2.1। यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाया, चलो ठीक है। और बेटा अब मुझे बताओ क्लोरीन की कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4, 4। बेटा क्लोरीन की कितनी होती है? 3। ब्रोमीन की कितनी होती है? 0.25, 0.25 का डिफरेंस होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2.75 और ये 2.5। बेटा मुझे एक बात बताओ, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है डेल्टा EN जो है वो क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। जब डेल्टा EN कम होते जा रहा है इसका मतलब क्या बेटा? चार्ज क्या है? वो कम होते जा रहा है। अरे यस और नो? तो चार्ज जैसे जैसे, अब बेटा आपको ये पता है कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा? चार्ज। अरे ये तो पता है ना, अभी तो मैंने बोला डिसाइडिंग फैक्टर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू ही होगा। तो जैसे जैसे चार्ज कम होते जाएगा डाइपोल मोमेंट भी क्या होते जाएगा बेटा? कम होते जाएगा। इतनी सी बात है। अरे हाँ ना बोलो। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? HF का होगा, देन HCl, देन HBr, देन HI। तो ये नोट कर लीजिए बेटा कि HF, देन HCl, देन HBr, देन HI। ठीक है भाई। चलो अब अगला सुनना। इतना नोट कर लिया ना बेटा? अब ना पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे होते हैं ना, पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है इसमें जब हम लोग डाइपोल मोमेंट देखते हैं ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, कोई भी एक एग्जांपल, जैसे अमोनिया है। अमोनिया जानते हो बेटा? NH3। तो NH3 में क्या है? अब इसमें एक लोन पेयर है और 3 क्या है बेटा? बॉन्ड पेयर है। 3 हाइड्रोजन मतलब 3 बॉन्ड पेयर है। अरे हाँ ना बोलो। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। और अरे ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और बाकी बेटा 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए? 3 और 2 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग कर लिया हाइड्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्ड पेयर बना लिया और एक क्या है बेटा? लोन पेयर। अरे यस और नो? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लोन पेयर होते हैं ना, जो लोन पेयर होते हैं इनका भी एक मोमेंट होता है जिसको बोलते हैं लोन पेयर मोमेंट। लाइक ऐसा, जो लोन पेयर होते हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है बेटा, ठीक है ना। और इसका भी एक मोमेंट होता है, इसका भी एक डायरेक्शन होता है, मतलब डायरेक्शन जो है बेटा आपको दिख रहा है वो इधर से इधर इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ रही है, तो इसका डायरेक्शन लाइक ऐसा होता है। समझ पा रहे हो क्या? और बॉन्ड का तो मोमेंट होता ही है, बॉन्ड पेयर मोमेंट। इसमें लेस EN2 मोर EN। अरे यस और नो? मतलब इसमें लेस EN कौन है? हाइड्रोजन। अरे ठीक है ना बेटा, लाइक इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन लाइक इधर, ऐसा। ठीक है, तो पहले तो ये बात तो सिर्फ समझने के लिए था, इसको अभी मारू गोली। मैं बताना चाह रहा हूं कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, वो कैसे देखते हैं? वो बॉन्ड पेयर मोमेंट और लोन पेयर मोमेंट का वेक्टर सम होता है। ठीक है ना? मैंने क्या बोला बेटा कि डाइपोल मोमेंट इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना? क्या बेटा? डाइपोल क्या मोमेंट इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम कैसे देखते हैं? यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटा, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? वो वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम ऑफ किसका बेटा? तो लोन पेयर मोमेंट प्लस क्या बेटा? बॉन्ड पेयर मोमेंट और लोन पेयर मोमेंट का वेक्टर सम से क्या निकलता है? इसका डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है कि? तो प्लीज आप लोग ध्यान रखना कि लोन पेयर मोमेंट और बॉन्ड पेयर मोमेंट का वेक्टर सम होता है कौन? डाइपोल मोमेंट। किसमें? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में।
अब देखते हैं कि सर इसको देखेंगे कैसे और कैसे निकालेंगे कि इसकी पोलैरिटी ज्यादा है किसकी पोलैरिटी कम है। इतना नोट किया क्या? किया ना बेटा? हाँ करो। हो गया? बढ़ू आगे। जैसे अब सुनना ना, एक क्वेश्चन है, आपको बताना है म्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। एक है NH3, एक है NF3 और एक है BF3। चलो अब आप सोचो कि आप कैसे इस पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओगे, किसकी ज्यादा किसकी कम। तो बेटा यहाँ पर ना क्या सोच रहे हो आप लोग? खुल के बोलो क्या? हाँ देखो चलो एक बार मैं बताता हूँ यहाँ पे। बेटा अभी आपको मैंने क्या बताया कि लोन पेयर मोमेंट और बॉन्ड पेयर मोमेंट का वेक्टर सेम है, ठीक है ना। मुझे बताओ BF3, बेटा BF3 में बोरोन के पास कोई लोन पेयर है क्या? नहीं। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। 5 एटॉमिक नंबर 2 3 3 उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बेटा तीनों के तीनों क्या करेंगे? फ्लोरीन के साथ बॉन्ड का क्या कर लेंगे? फॉर्मेशन। तो मुझे बताओ सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और साइड एटम क्या है बेटा? सेम। कहने का मतलब है कि इसका म्यू क्या है? नॉन पोलर। ये तो म्यू 0 मतलब सबसे कम है, ठीक है ना। बात करते हैं किसकी बेटा? NH3 और NF3 की। अरे ठीक है क्या? तो सुनो बेटा यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, इसके पास ये लोन पेयर है। मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेटा। अरे हाँ ना बोलो। चलो ऐसे नहीं बना के कुछ और ऐसे बनाता हूँ। ये लोन पेयर हो गया बेटा इसमें। अरे ठीक है क्या? और इसके हाइड्रोजन बेटा आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होंगे बेटा? 2 पेन देना मुझे। थैंक यू। तो जैसे लाइक ऐसा बेटा, ये सेंटर में बीच में नाइट्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन लाइक ऐसे। अरे हाँ ना बोलो। लाइक और ऊपर लोन पेयर है। तो अभी आप देखना यहाँ पे, तो ये लोन पेयर है तो लोन पेयर मोमेंट जो होगा बेटा उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और ये सब के सब क्या है? हाइड्रोजन है और ये बीच में क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो इधर से ऊपर की तरफ, इसका भी ऊपर की तरफ, इसका भी ऊपर, मतलब नेट रिजल्टेंट बेटा तीनों के तीनों ऊपर है, मतलब नेट ऊपर की तरफ ही होगा। तो बॉन्ड पेयर मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर, लोन पेयर मोमेंट की भी डायरेक्शन ऊपर। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा बेटा? ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर लोन पेयर मोमेंट और बॉन्ड पेयर मोमेंट दोनों में का जो मोमेंट जो है वो क्या होगा बेटा? ऐड होगा। तो जब ऐड होगा तो जो नेट रिजल्टेंट है वो बढ़ के आएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं NF3 की बात करूं, NF3, तो अगेन इसका भी सेम स्ट्रक्चर ही होगा बेटा। ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर हो गया लोन पेयर, लोन पेयर मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर और नीचे क्या है बेटा? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन है तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? फ्लोरीन की। तो जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड पेयर मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की नीचे, नीचे की तरफ बेटा। इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे। तो जब नेट रिजल्टेंट जो है बेटा इधर आ रहा है तो नीचे ही आएगा। तो बॉन्ड पेयर मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो होगा नीचे, लोन पेयर मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर। तो बेटा यहाँ पर जो नेट रिजल्टेंट है वो घट के आएगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो सब्सट्रैक्शन से वैल्यू क्या आती है? कम होकर आएगी। तो मुझे बताओ, थैंक यू बेटा, तो मुझे बताओ कि किसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होगा? NH3 का, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर मोमेंट और लोन पेयर मोमेंट का क्या हो रहा है? एडिशन। जबकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर मोमेंट और लोन पेयर मोमेंट का क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्शन। तो इसका कम होगा, इसका ज्यादा और इसका 0। बात समझा पाया क्या? एक बार डायग्राम के थ्रू भी आप लोग लिख लेना। तो अब आपको समझ में आ गया आपको चेक कैसे करना है, ठीक है ना। ये H और ये H, यहाँ पर भी बेटा NF3 में ये नाइट्रोजन हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये F, ये F और ये F। तो बेटा इसका डायरेक्शन जो है ऊपर और इसका इसका इसका। तो नेट रिजल्टेंट जो था बॉन्ड पेयर मोमेंट, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ। ये बॉन्ड पेयर मोमेंट हो गया, ये लोन पेयर मोमेंट, लोन पेयर मोमेंट और बॉन्ड पेयर मोमेंट। अरे हाँ ना बोलो भाई।
ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है इनका एडिशन। और जबकि यहाँ पर बेटा लोन पेयर मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ, लेकिन बॉन्ड पेयर मोमेंट है उसका डायरेक्शन बेटा नीचे, बॉन्ड पेयर मोमेंट, और ये क्या है, लोन पेयर मोमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। अरे ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो होगा तो सब्सट्रैक्शन से जो वैल्यू होगा वो कम हो के आएगा। तो NH3 का ज्यादा है NF3 से, और सबसे कम किसका है बेटा, BF3। बातें सबको समझा पा रहे हो क्या? चलो बढ़े आगे, नोट कर लिया इसको। चलो अब मुझे बताना बेटा, अगला सवाल है SO2 और SO3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, किसका कम? क्या दोनों का जीरो? कथा तो नहीं सुन रहे हो ना? SO2 और SO3 में किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा, किसकी डायपोल मोमेंट कम? बताओ फास्ट। SO यस बेटा, देखो सल्फर में SO2 में सल्फर में एक लोन पेयर है, पर SO3 में सल्फर में कोई लोन पेयर नहीं है, और साइड एटम तो दोनों में सेम थे। और यस और नो, तो हमको नॉन पोलर के लिए क्या कंडीशन था कि साइड एटम में लोन पेयर नहीं होना चाहिए और साइड एटम सेम होना चाहिए। तो वो तो सेकंड कंडीशन तो दोनों फॉलो कर रहा है, पर पहला कंडीशन क्या बेटा, कि लोन पेयर नहीं होना चाहिए, वो यही है। इसका मतलब ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो कहानी तो पहले ही क्लियर हो गई, ये पोलर है मतलब इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा सल्फर का, ये 1 2 3 4 5 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये जो होते हैं बेटा इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड, लाइक ऐसा। ये SO3 और SO2 क्या हो गया बेटा, अगेन लोन पेयर, और ये जो होता है ऑक्सीजन के साथ, और ये लाइक ऐसा और ये ऐसा। तो एक लोन पेयर तो बचा हुआ है ना बेटा, तो इस लोन पेयर की वजह से इसमें क्या होगा, लोन पेयर मोमेंट होगा, और बॉन्ड पेयर मोमेंट भी है हालांकि। अरे यस और नो, तो जो नेट रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा, भले डायरेक्शन अलग क्यों ना हो, पर आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट तो कर नहीं पाएंगे ना। अरे यस और नो, तो यहाँ पर ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, ये पोलर है और वो नॉन पोलर है। बातें सबको ठीक है? अगेन बढ़े आगे बेटा। एक सवाल और बताना मुझे ना, जैसे मैं आपको ले रहा हूं NF3, NCl3, NBr3 और Ni3, बेटा इसमें मुझे कौन बताएगा? म्यू। देखो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना बस उतना ही करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ चलो कोई भी सा बता दो, अभी डिक्रीजिंग लिख दिया हूं। सबसे ज्यादा कौन होगा? सबसे ज्यादा NF3, फिर NCl3, फिर NBr3। एकदम गलत बेटा, सबसे ज्यादा Ni3, देन NBr3। हाँ बेटा डिक्रीजिंग बता रहे हो ना, अभी आपने जो बोला वो इंक्रीजिंग था, ठीक है। कैसे? अब आपको देखो, जैसे बेटा ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर है, और ये क्या बेटा, फ्लोरीन। अरे हाँ ना बोलो, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसका डायरेक्शन इधर और इसका नेट रिजल्टेंट इधर, तो ये घट के आ रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है इसमें। बात समझा पा रहा हूं क्या? अच्छा NCl3 में क्या होगा बेटा, NCl3 में ये लोन पर इधर और ये 3 क्लोरीन, 1 2 3। तो बेटा आपको पता है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, नाइट्रोजन की भी 3, क्लोरीन की भी 3। एक्चुअल में एग्जैक्टली सेम नहीं होता, समझ पा रहे हो क्या? नाइट्रोजन का डेसिमल में वैल्यू ज्यादा होता है, पर मैं मान लेता हूँ ना लगभग। अरे क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब है कि बेटा मैं मान लेता हूँ कि इसके बीच में जीरो है, मतलब बॉन्ड पेयर मोमेंट जीरो है, ऐसा मैंने मान लिया। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ओनली क्या होगा बेटा, लोन पेयर मोमेंट होगा। इसमें क्या होगा, लोन पेयर मोमेंट। तो मुझे बताओ बेटा,
अगर चलो बॉन्ड पेयर मान भी लेता मैं, अगर आप बोलो सर 0 मत मानो, तो बेटा इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एकदम लगभग सेम है, तो इसके जो डिफरेंस है वो थोड़ा ही होगा। तो बेटा यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन होगा तो इसका वैल्यू ज्यादा आएगा इससे, पर यस और नो, ठीक है ना। तो इन दोनों में किसका NF3 और NCl में कौन ज्यादा, NCl3 का। अब NBr3 की बात करता हूं, तो NBr3 में बेटा ये Br और Br, तो बेटा इसमें जो डायरेक्शन है वो कैसे होगा, इसका डायरेक्शन इधर और इनका डायरेक्शन ब्रोमीन से नाइट्रोजन की तरफ ही, क्योंकि नाइट्रोजन की ज्यादा है ब्रोमीन से, तो इसमें भी तीनों का नेट रिजल्ट इधर ही होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन पेयर मोमेंट और बॉन्ड पेयर मोमेंट का एडिशन, तो एडिशन से वैल्यू बढ़ के आएगी, ठीक है ना। और बात करें NI3 में, तो NI3 का कैसे बेटा, कि NI3 में N और I के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इसमें कम था, NI3 में ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो बॉन्ड पेयर मोमेंट ज्यादा आएगा, तो ज्यादा का एडिशन होगा इसमें, लोन पेयर मोमेंट प्लस बॉन्ड पेयर मोमेंट, तो उसमें एडिशन जो होगा बेटा बॉन्ड पेयर मोमेंट ज्यादा है तो उसका नेट रिजल्टेंट और भी ज्यादा आएगा। समझा पा रहा हूं क्या, तो सबसे ज्यादा होगा NI3। तो पहले तो मैं इंक्रीजिंग बना दूं, लेकिन क्वेश्चन आपसे इंक्रीजिंग नहीं पूछा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग को फिर आप अलग से, तो डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा NI3, देन उसके बाद फिर क्या बेटा NBr3, देन इसके बाद फिर NCl3 और देन NM। बेटा बहुत ही आसान है, अरे कुछ लग रहा है क्या अलग से, नहीं। बढ़ूं आगे, चलो हो गया। देखो अब सुनो, हेलो, आप लोगों ने 12th में पढ़ा है हेलो एल्किन हेलो एरिस, और हेलो एल्किन और हेलो एरिस में बेटा पहला ही डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। वही कौन सा क्वेश्चन, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। बेटा एकमात्र यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप अकेले चार्ज देखकर आंसर नहीं ला सकते, क्योंकि यहां पर अकेले चार्ज का आंसर और चार्ज इनटू डी जब लोगे, इसका आंसर, दोनों का आंसर अलग अलग आता है, सेम नहीं आता। अरे सेम आता तो फिर डी क्यों लेता, अभी तक तो वही कर रहा था ना कि ओनली अकेले चार्ज से। तो बेटा यहाँ पर अकेले चार्ज और चार्ज डिस्टेंस दोनों का आंसर अलग अलग आता है, तो हमको लेना किसको है, चार्ज इंटू डिस्टेंस को। अरे यस और नो, तो प्लीज ध्यान रखना बेटा, इसलिए हम अकेले चार्ज नहीं देखेंगे। तो सुनो मेरी बात, तो यहाँ पर क्या है बेटा, आप देख पा रहे हैं सब में CH3 कॉमन है, एक्स्ट्रा क्या है बेटा CF, CCl, CBr, CI। तो जो एक्स्ट्रा है आप उस पर फोकस करो, थोड़ा सा उस पर फोकस करो। इसमें है बेटा CF बॉन्ड, इसमें क्या है बेटा CCl बॉन्ड, इसमें CBr और इसमें ये। तो नॉर्मल अगर सोचे बेटा, नॉर्मल अगर सोचे तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा हो जाएगा, चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो है ना, तो नॉर्मल अगर सोचे तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका, हाँ सबसे कम कि सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बेटा। और क्या कैसे देख रहा है, इसमें कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो लोन पेयर मोमेंट तो है नहीं, ओनली बॉन्ड पेयर मोमेंट है। इस कार्बन में 3-3 हाइड्रोजन है, सब में 3-3 है, कॉमन है। तो मैं क्वेश्चन करने का वे आपको बता रहा हूं कि सब कॉमन था तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं। एक्स्ट्रा क्या है CF, CCl, CBr, CI। तो बेटा इसमें यार इसका कितना होता है, sp3 कार्बन है 2.5, इसका कितना है 4, इसका 2.5, 3, इसका 2.5, कितना बेटा 2.75, इसका 2.5, इसका भी 2.5। हालांकि डेसिमल में वैल्यू इसकी ज्यादा होती है, 0.5 के बाद वैल्यू इसकी ज्यादा आयोडीन की, पर मैं एक्जैक्टली सेम अभी, ठीक है, मोटा मोटा अपन वैसे ही लिखते हैं। तो मुझे बताओ बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है ना भाई, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा, चार्ज उसका ज्यादा। तो नॉर्मल अगर सोचे तो जो चार्ज जो है ना बेटा वो इसका ज्यादा है, तो चार्ज अगर इसका ज्यादा तो इसका मतलब ये नहीं कि म्यू इसका ज्यादा है, समझ रहे हो क्या। अगर आप चार्ज इनटू जब डिस्टेंस करते हो ना, तो बेटा इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना और इनके बीच का जो डिस्टेंस, इसका चार्ज इंटू डिस्टेंस करना, इसका चार्ज इंटू डिस्टेंस करना, तो इसके चार्ज इंटू डिस्टेंस का आंसर जो है वो इसके चार्ज इंटू डिस्टेंस से ज्यादा आता है, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे जब चार्ज इंटू डिस्टेंस करते हो ना तो CCl बाजी मार लेता है किससे, CF से, और बाकी इसके पीछे ही होते हैं CBr,
एंड Ci। अरे हाँ ना बोलो बेटा, मैं समझा पा रहा हूँ क्या? तो इस वजह से, और हमारे आपको पता है ना कि इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो हर जगह हम चार्ज से क्वेश्चन कर रहे थे, इस जगह चार्ज से क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि चार्ज अगर क्वेश्चन करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो CH3F का नहीं बल्कि CH3Cl का होता है। ये बेटा आप लोग को याद आ रहा होगा, आप लोगों ने सबसे मतलब जो हेलो एल्केन है ना, तो हेलो एल्केन का जो सेकंड पेज है ना, उसी में ऊपर में टॉप में देके रखा हुआ है। ठीक, कोई एनसीईआरटी लाया हुआ है, लाया है क्या? याद तो आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा याद? आ रहा है ना पक्का? तो CH3Cl का सबसे ज्यादा, ठीक है ना। और चलो छोड़ो ना, अभी रहने दो, अगर दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ ओपन करके, पर क्या मतलब है जबरदस्ती समय खराब करने का। इधर देख लो, CH3Cl का सबसे ज्यादा, देन CH3F, देन CH3Br, और देन क्या बेटा CH3I। तो प्लीज इसे और कुछ नहीं तो रट लेना, और कोई ऑप्शन आपके पास अगर नहीं बचता तो रट लेना। समझ में आ रहा है क्या? कि एकमात्र यही वाला जो स्पीसीज है बेटा, यही वाले जो एग्जांपल्स हैं, इसमें चार्ज इनटू डिस्टेंस को भी कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर CH3Cl का जो चार्ज इनटू डिस्टेंस है वो ज्यादा आता है बेटा, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है, याद रहेगा? याद रहेगा ना पक्का? ये तो आपके एकदम 12th का पहला टॉप जो चैप्टर है बेटा, उसका ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, नीट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ू क्या? क्या रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा, CH3I RI बेटा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा, हाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, आसानी से टूट जाएगा। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा CH3I, यहाँ से चलो CH3I, देन CH3Br, देन CH3Cl, देन CH3F। सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा बेटा? CH3F बेटा, क्योंकि ग्रुप में डिसाइडिंग फैक्टर कौन होते हैं? साइज, बॉन्ड लेंथ। समझ में आ रहा है क्या? चलो बढ़े आगे। सबको तुम लोग उसी से सॉल्व करते हो क्या कि रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा तो पोलैरिटी उसकी ज्यादा, ऐसा है क्या? नहीं ना। अब एक आखिरी सवाल बेटा, अगर आप जैसे ना, इसको भी मैं आपको याद कराता हूँ। कैसे याद कराता हूँ? क्योंकि इसको याद, ये एक ही चीज जो है मैं आपको बोलूंगा कि इसको याद करो। क्यों? क्योंकि सब बच्चे गलती करते हैं बेटा। CCl4 है, CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। क्यों? साइड एटम सेम है, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है ना बेटा? तो अब देखना, तो यहां से मैं याद कराने का तरीका ऐसा है कि यहां से एक एक क्लोरीन कम करते चलो और एक एक हाइड्रोजन बढ़ाते चलो, और गाना गाते चलो। एक एक क्लोरीन क्या करते चलो? कम करते चलो, और एक एक हाइड्रोजन बढ़ाते चलो। तो जैसे जैसे आप हाइड्रोजन बढ़ाते जाओगे ना, डाइपोल मोमेंट बढ़ते जाएगा। तो 0 से स्टार्ट करो, समझ रहे हो क्या? तो 0 से स्टार्ट करोगे, अरे इसका डाइपोल मोमेंट 0 ना, तो एक H बढ़ाओ, एक Cl कम करो, तो ये हो जाएगा CHCl3। तो इस दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। देन अगेन एक Cl कम करो, एक H बढ़ाओ, CH2Cl2, किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा। देन अगेन एक H बढ़ाओ, एक Cl कम करो, ये हो जाएगा CH3Cl, किसकी ज्यादा? इसकी ज्यादा। ऐसे याद कर लोगे क्या? ठीक है क्या? क्योंकि इसमें आप लोग बॉन्ड पेयर लोन पेयर मोमेंट तो है नहीं, बॉन्ड पेयर जो मोमेंट है ना, अब उसका जब स्ट्रक्चर देख के आप डायरेक्शन निकालोगे ना, तो लोग जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ पा रहे कि 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, या 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन है, तो सर किसका ज्यादा किसका कम? तो मैं सीधा बोलता हूँ बेटा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बेटर ये है कि इस तरीके का एक ऑर्डर याद कर लो। स्टार्ट करो CCl4 से, CCl4 का 0, अब एक एक क्लोरीन कम करते जाओ और एक एक हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ाते जाओगे डाइपोल मोमेंट क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। कितना आसान। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये जो है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर याद रखना इसके लिए। चंगा जी, अब ये तो था आखिरी सवाल। अब मैं आपको 2 एग्जांपल और ऐसे बताता हूं जिसमें लोन पेयर है। बेटा आपको ये पता नहीं, अगर लोन पेयर अगर आया, अगर क्या आया? लोन पेयर आया, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। क्योंकि नॉन पोलर के लिए कंडीशन हमने बोला था कि कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर लोन पेयर अगर आ गया तो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। ठीक है ना? तो 2 एक्सेप्शन ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होते हुए भी वो क्या होता है? नॉन पोलर।
तो वो दो एग्जाम्पल क्या है बेटा अब आपके सामने है, तो प्लीज ध्यान रखेंगे इसको। अब अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनॉन F4 और जेनॉन F2। बेटा जेनॉन एक इनर्ट गैस है, पर इसके बावजूद भी ये जेनॉन जो है ना, ये एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। क्यों? रीजन बताओ। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है, उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। इसकी बात तो बेटा ये तो इनर्ट गैस है, तो मोनोएटॉमिक होते हैं। तो सर जब ये मोनोएटॉमिक होते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यार ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ते जा रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो इसमें जो जेनॉन होता है इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू मिनिमम होती है, ये मिनिमम आईपी है। और यस और नो, तो मिनिमम आईपी होने की वजह से जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है ना, जैसे ऑक्सीजन हो गया या फ्लोरीन हो गया, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। आईपी कम है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कम लगती है। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आते हैं ना, नाइट्रोजन मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन को भी माना जाता है मोरिन, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में ये अपना इलेक्ट्रॉन बेटा इजीली क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो क्योंकि इसकी आईपी मिनिमम होती है, इसी वजह से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन या फ्लोरीन इनके साथ एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, अक्सर पूछा जाता है। समझ में आ रहा है क्या कि इनर्ट गैस में जेनॉन और बेटा क्रिप्टॉन के भी कंपाउंड बनते हैं ना, KrF2 KrF4, पर इसके बहुत कम मिलते हैं, इसके ज्यादा मिलते हैं क्योंकि इसकी आईपी मिनिमम है और बाकी इन तीनों के नहीं मिलते। समझ में आ रहा है क्या? तो मेनली आप जेनॉन के याद रखो। तो जेनॉन के जो कंपाउंड है वो आपको नेचर में मिलते हैं। क्यों? तो रीजन है ड्यू टू इट्स मिनिमम आईपी। समझ पा रहे हो क्या बेटा? they form their compound with more electronegative atom like oxygen and fluorine। ठीक है ना? तो आपको बेटा, तो आपको जैसे जेनॉन F4, जेनॉन F2, जेनॉन OF2, जेनॉन OF4, लाइक ऐसा जेनॉन O3, ऐसे आपको क्या मिलते हैं बेटा, इसके कंपाउंड मिलते हैं, बहुत सारे कंपाउंड जेनॉन के। समझ में आ रही है बात? चलिए बढ़े आगे। अभी तो ये बातें तो आप लोग ध्यान में रखना, नोट कर लो इसको कि मिनिमम आईपी की वजह से जेनॉन के कंपाउंड नेचर में मिलते हैं। अभी तो मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि जेनॉन F4, मुझे बताओ जेनॉन में कितने लोन पेयर है बेटा? इसमें कितने? जेनॉन F4 में, अच्छा जेनॉन में 4 है, ओनली जेनॉन में 4। तो अब इस जेनॉन F 4 लोन पेयर बेटा, जेनॉन F4 जेनॉन में 4 लोन पेयर हैं। जेनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ना बेटा, तो 4 लोन पेयर। हाँ, तो अब F4 कितने फ्लोरीन? 4। तो 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन जुड़ गए। अरे यस और नो, तो कितने लोन पेयर बचे? 2। बेटा ये सब ना देखो, मैं आप लोगों को बोला था ना कि मेनली आप लोग का जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो MOT, डाइपोल मोमेंट और हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा बेटा ये रैंडम जैसे पूछता है, तो ये सब क्वेश्चन है ना, ये जितनी भी बातें कर रहा हूं ना ये सब है। मतलब आप जब अच्छे से पढ़ते हो तभी आप ये सब चीजों का आंसर कर सकते हो। मतलब कहीं से भी कुछ उठ के आ सकता है, वो रैंडम रहता है। समझ में आ रहा है क्या? तो लाइक ऐसा कि जेनॉन F4 में जेनॉन के पास कितने लोन पेयर, या टोटल कितने लोन पेयर, टोटल कितने बॉन्ड पेयर, कितने सिग्मा, कितने लोन पेयर। अरे ये सॉरी, ये सब ऐसे रैंडम क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बेटा मुझे बताओ कितने लोन पेयर हो गए इसके पास? 2 लोन पेयर। अरे हाँ ना बोलो, तो यहाँ पर होते 2 लोन पेयर। मुझे बताओ जेनॉन F2 में जेनॉन के पास कितने लोन पेयर? तो बेटा कितने? 3 लोन पेयर। कहां से? वेरी गुड। तो यहाँ पर बेटा ये 2 फ्लोरीन हो गए, तो बचे कितने लोन पेयर? 1 2 3। तो इसके पास 3। तो अब क्या कहना क्या मतलब है कि अगर इसमें लोन पेयर है तो लोन पेयर अगर है तो इसको होना चाहिए पोलर, बट बावजूद इसके ये क्या होता है? नॉन पोलर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो लोन पेयर होते हुए भी ये क्या होते हैं? नॉन पोलर। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा फास्ट, कैसे नॉन पोलर। बेटा देखो ये एक्सेप्शन ऐसा नहीं है ना कि रटा हुआ एक्सेप्शन नहीं है, आप चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। आप चेक करना जानना आपको आना चाहिए, बस कहानी खत्म। तो सुनो बेटा, तो कैसे चेक करोगे मुझे बताओ। जेनॉन F4 में जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है?
ठीक है ना, जेनॉन युक्ति, युक्ति ना, सॉरी युक्ति ना, तृप्ति, हाँ तृप्ति, मुझे बताओ जेनॉन F4 में जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? काउंट करो, कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 फ्लोरीन है, 4 तो 4 और 2 6, ठीक है ना 6, तो 6 मतलब बेटा हाइब्रिडेशन क्या? sp3d2, अरे ये सो एक s 3p 2d sp3d2, और sp3d2 का ज्योमेट्री क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, इस जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिडल, पिरामिडल नहीं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो चलो बेटा, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर बेटा, एक ऊपर रहता है और एक नीचे, बीच में क्या है बेटा? जेनॉन, अरे हाँ ना बोलो, ये है जेनॉन, और फ्लोरीन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, आप देख पा रहे हैं, सब कैंसिल आउट कर पा रहे हैं। ये लोन पेयर, जो लोन पेयर मूवमेंट है ऊपर की तरफ होगा डायरेक्शन, इसकी लोन पेयर मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे, ये एक दूसरे कैंसिल, और बाकी फ्लोरीन एक दूसरे वैसे भी कैंसिल कर ही देंगे। तो देखो, तो इस तरीके से जेनॉन F4 क्या हो गया? नॉन पोलर, समझा पा रहा हूं क्या? अच्छा, जेनॉन F2, बेटा आपका नाम क्या है? भूल रहा हूं, याशिका ना, याशिका मुझे बताओ जेनॉन F2 में अगेन जेनॉन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? जेनॉन F2 में, जेनॉन F2 में, जेनॉन F2 में जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d, क्योंकि 5 है ना, 3 और 2 5, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर मतलब 2 सिग्मा, 3 2 5, 5 मतलब क्या बेटा? sp3d। तो sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, PCl5 का बताया था ना, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। मैं ज्योमेट्री पूछ रहा हूँ बेटा, ज्योमेट्री। तो देखो, तो ये ऐसा, ये सेंटर बीच में होता है, ठीक है ना, और 3 लाइक ऐसा, एक 120 120, इसको मिला दो आप, और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है भाई साहब? अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? एक बार फिर से, ये है साइक्लोटम, ये है जेनॉन, और एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा चलो बेटा, आपको पता है sp3d में, मैं आपको बता रहा हूँ sp3d में लोन पेयर को कहाँ पे रखते हैं बेटा? देखो यहाँ पर ना सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर सब सेम पोजीशन नहीं है बेटा। इसको बोलते हैं, ये जो है ना, आप इसको थोड़ा देखना, ये कैसा है, ये सेंटर में बीच में है, तो एक जो है ना बेटा, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ये ट्रायगोनल। तो ये इसको बोलते हैं ना, इस प्लेन को बोलते हैं इक्वेटोरियल, और एक ऊपर और एक नीचे, इसको बोलते हैं एक्सियल। तो लोन पेयर को कहाँ पे रखना है? इक्वेटोरियल में कि एक्सियल में? तो लोन पेयर को वहां रखना है जहां पे उसको रिपल्सन कम मिले, क्योंकि रिपल्सन कम मिलेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप सोचो, अगर मैं एक्सियल में रखता हूं, अगर मैं किस में रखता हूं बेटा? एक्सियल में। बेटा 2 पेन देना फिर से मुझे। तो अभी सुनना, ये जो होगा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है बेटा। अब लोन पेयर, अगर मैं लोन पेयर को ऊपर रखा, तो लोन पेयर का इन तीनों बॉन्ड के साथ एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये लोन पेयर है, इसका एंगल कितना मिल रहा है? 90 डिग्री। तो लोन पेयर जो है वो 90 डिग्री के बॉन्ड, 90 डिग्री के जो बॉन्ड एंगल है, इसको रिपल्सन लगा रहा है। तो 90 डिग्री के रिपल्सन कितने? 3। ये लोन पेयर ऊपर में है। अभी नीचे वाला लोन पेयर मत देखो, एक लोन पेयर ऊपर रख रहा हूँ, अरे यस और नो, लोन पेयर ऊपर रख रहा हूँ, तो ये कितने बॉन्ड को रिपेल करेगा 90 डिग्री के? 3, 1 2 3। समझ में आ रहा है क्या? तो रिपल्सन 3 हो रहे हैं यहाँ पे। अब अगर इसको मैं क्या करता हूं बेटा, एक्सियल में ना रख के इसको इक्वेटोरियल में रख रहा हूं, तो इक्वेटोरियल ये है, ये वाला प्लेन, तो कहीं यहाँ पे लोन पेयर रख दो। अरे ठीक है क्या? तो जब लोन पेयर यहाँ पे रखोगे, जैसे यहाँ पे ना रखे, यहाँ पे ना रखे, यहाँ पे रखोगे, इसको, ये मेरे को यहीं से दिख जाएगा, बोर्ड में ही आपको दिखा दूंगा, ठीक है? थैंक यू बेटा। तो मुझे बताओ, ये जो लोन पेयर है वो 90 डिग्री के कितने रिपल्सन लगा रहा है? 2, एक इसको और एक इसको। ये तो 120 के तो साथ इसका डिस्टेंस ज्यादा है, जो कम डिस्टेंस है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जब लोन पेयर को अगर मैं इक्वेटोरियल में रखता हूँ तो 90 डिग्री की रिपल्सन है 2। यहाँ पर अगर मैं इसको, अगर मैं इसमें रखा तो 90 डिग्री रिपल्सन किसमें? 3। तो ज्यादा रिपल्सन किसमें है? जब लोन पेयर को मैं कहाँ रख रहा हूँ? एक्सियल में। कम रिपल्सन कहाँ पे है? जहाँ पे, जब मैं लोन पेयर को किसमें रख रहा हूँ? इक्वेटोरियल। अब मुझे बताओ, ठीक है ना, कि लोन पेयर को कहाँ रखना चाहिए, इक्वेटोरियल या एक्सियल?
किसमें? इक्वेटोरियल। तो ध्यान रखना बेटा कि sp3d में लोन पेयर को हम कहां पे रखते हैं? इक्वेटोरियल। तब चाहे एक लोन पेयर आए, चाहे दो लोन पेयर आए, चाहे तीन लोन पेयर आए, बेटा बातें नहीं ना, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो अब कितने लोन पेयर है बेटा? तीन लोन पेयर है, तो तीनों के तीनों को रख दो किसमें बेटा? इक्वेटोरियल में। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा मुझे बताओ, पहले अभी मैंने फ्लोरीन नहीं रखा है, मैंने सिर्फ लोन पेयर रखा है यार। इन सब लोन पेयर के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का है? 120 120। अब आप मुझे बताओ क्या ये तीनों 120 में सब एक दूसरे कैंसिल आउट कर जाएंगे? कैसे? ये दोनों का नेट रिजल्टेंट इधर ही होगा और किसी एक के बराबर होगा क्योंकि 120 है, और इसका नेट रिजल्टेंट इधर होगा, तो ये और ये बिल्कुल सेम हो जाएंगे, कैंसिल। तो लोन पेयर एक दूसरे को क्या कर गए? कैंसिल। और एक फ्लोरीन ऊपर है और एक फ्लोरीन नीचे है, क्या ये एक दूसरे को भी कैंसिल कर जाएंगे? अरे हाँ ना बोलो यार। तो मुझे एक बात बताओ, इस तरीके से क्या जेनॉन F2 का डायरेक्शन जो है वो नॉन डायरेक्शन हो गया? अरे यस। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया? ये जेनॉन F2 में जेनॉन में लोन पेयर होते हुए भी ये क्या निकल गया? नॉन पोलर। तो ये जो बातें हमने लिखी, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना कि दो ही एक ऐसे दो मॉलिक्यूल आप लोग अलग से ध्यान में रखना, ठीक है, जिसमें लोन पेयर होते हुए भी वो क्या होते हैं? नॉन पोलर। बाकी बस इसको छोड़कर बाकी सब में आप वही ट्रिक लगाना, वो ट्रिक लगा के आप पता लगा सकते हो कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। तो बेटा ये इतना अगर आप ध्यान रखो तो हमारा काम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया? डाइपोल मोमेंट। बाकी और जैसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, जैसे आपसे पूछा जाता है इसमें कि सिस ट्रांस आप लोग जानते हो क्या? तो डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा, सिस की ट्रांस की? तो जनरली किसकी ज्यादा होती है? सिस की बेटा। सिस ट्रांस अगर जब जानते हो ना, सिस जानते हो सिस क्या होता है? सेम, हाँ, आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड, जैसे सी डबल बॉन्ड, जैसे सी है। और यस और नो? तो अगर मैंने बेटा आपको दे दिया ब्यूटूइन दे दिया CH3, तो बेटा ये सिस ब्यूटूइन है कि ट्रांस ब्यूटूइन है? सिस, आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है। और यस और नो? और मैं दे लेता हूँ ट्रांस ब्यूटूइन, ये CH3 ऐसा, एक H, यहाँ पर CH3 और ये एक H। तो बेटा अब यहाँ पर देखना आप लोग यार, देखो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट CH बॉन्ड के लिए ना बेटा अपन ना इंडक्टिव इफेक्ट 0 मानते हैं, तो यहाँ पर डेल EN भी आप लोग 0 मान लेना, होता नहीं है पर मान लेना। अरे हाँ ना बोलो। तो हमको आप कार्बन को ही देखना है, ये sp3 कार्बन, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, ये sp2। मुझे बताओ बेटा sp3 कार्बन और sp2 कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? sp2 कार्बन की। तो यहाँ पर ये लेस EN होगा, ये मोर EN, तो लेस EN टू मोर EN डायरेक्शन ऐसा हो गया, और इसमें भी लेस EN टू मोर EN डायरेक्शन। बेटा मुझे बताओ नेट रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? दोनों के बीच में और इसकी तरफ। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जा रहा है? एक हाँ बॉन्ड पेयर मोमेंट मिल जा रहा है जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा? इसका डायरेक्शन इधर लेस EN टू मोर EN, इसका डायरेक्शन लेस EN टू मोर EN, और ये एक दूसरे क्या कर जा रहे हैं? कैंसिल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना यहाँ पर उतना ही यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिल्कुल सेम है, तो ये तो बेटा नॉन पोलर हो गया। ये वाला जो ट्रांस जो है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन जो है बेटा वो सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, तो सिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन जो होते हैं ना वो नॉन पोलर होते हैं। समझ पा रहे हो क्या? सर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल से क्या मतलब है? तो बेटा मतलब ये है कि इधर मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। अगर इधर इथाइल होता तो अनसिमेट्रिकल हो जाता, और अनसिमेट्रिकल हो जाता तो पोलैरिटी कम होती, डायपोल मोमेंट कम होता, पर जीरो नहीं होता, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बेटा दोनों का अलग अलग आता। समझा पा रहा हूं क्या? तो ध्यान रखना डायपोल मोमेंट सिस और ट्रांस में किसकी ज्यादा होती है? सिस की। तो जनरली सिस की ज्यादा होती है, पर कभी कभी, ठीक है ना, ट्रांस की ज्यादा हो जाती है। तो समटाइम्स ट्रांस कभी ज्यादा हो जाता है। अब वो कब होता है बेटा? तो जब ये अभी प्योर हाइड्रोकार्बन है, अगर आपने हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव ले लिया, अगर आपने क्या ले लिया? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, तो हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना उसमें ट्रांस में ज्यादा निकल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लास्ट एग्जांपल और, तो बेटा यहाँ पर पहले लिख लो कि डाइपोल मोमेंट DM, शॉर्ट में लिखूंगा चलेगा ना बेटा? डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा? सिस की ज्यादा ट्रांस से। लेकिन ये बात बेटा जनरल बात है। अरे हाँ ना बोलो भाई। बट समटाइम्स क्या बेटा ट्रांस वाला ज्यादा हो जाता है सिस से। कब? ये देख लो,
ये जैसे जैसे बेटा 1 फ्लोरो प्रोपीन, तो ये मैंने प्रोपीन लिखा है और इसमें बेटा एक हाइड्रोजन हटाकर फ्लोरीन लगा दिया, मतलब इसका डेरिवेटिव बन गया। तो 1 फ्लोरोप्रोपीन कैसे होगा, तो इसका मैं सिस स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो सिस स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, HH, देखो आइडेंटिकल ग्रुप सेम सेट आ गया। अब इधर हो गया CH3, इधर हो गया F। बेटा नेमिंग करो, पैरेंट कार्बन 3 कार्बन का होगा, 1 2 3 1 2 3 1 फ्लोरोप्रोपीन। अरे ठीक है क्या, तो मैंने यहाँ पर 1 फ्लोरोप्रोपीन का ये बनाया सिस। अरे ठीक है क्या, और एक बार मैं बना देता हूँ ट्रांस, C डबल बॉन्ड C, ये H ये H, ये फ्लोरीन बेटा मैंने इधर रख दिया और ये CH3, वो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ लाइक ऐसे। अभी ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जनरली जो ग्रुप होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा ही होती है। अब ग्रुप में क्या आएगा, या तो फ्लोरीन आएगा, या तो क्लोरीन आएगा, या तो ब्रोमीन आएगा, या तो OH आ जाएगा, या तो NH2 आ जाएगा। मतलब जनरली जितने भी जो ग्रुप होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो जनरली हमेशा नहीं, जैसा और ज्यादा ही होती है। तो सुनो मेरी बात, तो देखो बेटा यहां पर जो डायरेक्शन है वो लेस N2 मोरिन, लेकिन यहां पर बेटा किधर जाएगा, क्लोरीन की तरफ। तो देखो यहां इधर ये डायरेक्शन को क्या करे, कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कैंसिल होगा नहीं पर सब्सट्रैक्शन तो हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये इधर और ये इधर, तो यहां पर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहां पर हो रहा है एडिशन, ठीक है ना बेटा, और यहां पर क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन। तो मुझे बताओ बेटा वैल्यू किस में ज्यादा आएगी, एडिशन में कि सब्सट्रैक्शन में, एडिशन में। तो ये ट्रांस है और वो क्या था बेटा, सिस। अरे बोलो भाई, तो सिस और ट्रांस में किसकी ज्यादा है, ट्रांस की। तो लेकिन आपसे अगर पूछा कि डाइपोल मोमेंट सिस या ट्रांस में किसकी ज्यादा, तो सिस की ज्यादा, ठीक है ना। बट जो हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स अगर होंगे ना, उसमें जब हम देखते हैं तो किसकी निकलती है, ट्रांस की ज्यादा। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट, इतना आप ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा।